साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 का जो सेकंड डीवी लिस्ट थी वो अभी कुछ दिन पहले ही आउट कर दी गई थी और उसके डीवी स्टार्ट हो गए हैं 8 फरवरी से। जो 17 फरवरी को ब्लॉक डेट है वहाँ तक चलने वाले हैं। तो मैं पूरी डिटेल से चर्चा करूँगा डीबी और मेडिकल को लेकर के। देखिए, कुछ चीज़ें तो हैं वो आपकी बाद में ही क्लियर होंगी, लेकिन जितनी ज़रूरी हैं अभी डीबी और मेडिकल के लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा डीबी 8 फरवरी को था, ठीक, प्रयागराज में वो किया गया और उसके बाद सीधे लखनऊ के लिए भेज दिया गया मेडिकल के लिए। तो पहले हम लोग इलाहाबाद में बात कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या प्रोसेस है और क्या चीज़ें हैं, क्या परेशानियाँ हैं इस बार जो देखने को मिल रही हैं, या कोई कुछ ऐसी समस्या तो है कि नहीं है। चलो खैर, कोई बात नहीं। तो डीबी में पहुंचने के लिए आपको टाइम से पहुंचना है। अगर 9 बजे टाइम आपको दिया है तो आप 9 बजे पहुंच जाइएगा, क्योंकि 9 बजे ही आपकी एंट्री शुरू हो जा रही है, ठीक है। वहाँ डिले नहीं है, लेकिन जब मेडिकल में आप देखेंगे तो 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और दिमाग ख़राब करते हैं वो लोग, यानी कि 1.5 से 2 घंटा आपका कुछ नहीं होना, यानी कि 10:30-11 बजे ही काम स्टार्ट होता है। खैर, पहले डीबी पे चर्चा। डीबी पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे टाइम से पहुँचना है और उसके बाद सामान की कोई दिक्कत नहीं है। डीबी के समय आप वहाँ लेकर के अपने साथ रख सकते हैं। बिल्कुल आपको एक सीट पर्सनली अलग अलॉट की जाएगी, तो वहाँ आप अपना सामान, चाहे 1 बैग है, 2 बैग हैं, 3 बैग हैं, अपना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जैसे फ़ोन की बात है तो फ़ोन वो कहते हैं कि स्विच ऑफ करके रखें। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको साइलेंट या वाइब्रेट मोड में कर करके जेब में रख सकते हैं। इसकी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, बस बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे फ़ोन बिल्कुल बैन किया हुआ है कुछ। हालांकि मैं अभी बता रहा हूँ कि वहाँ पे ब्लूटूथ या किसी प्रकार की चीज़ें वो सामने नहीं होनी चाहिए। वो पहले ही खुलवा देते हैं। अगर घड़ी भी है आपकी, डिजिटल वॉच है या फिर वो सब चीज़ें हैं, वो आपकी डीबी के दौरान पूरी खुलवा करके बैग में डलवा देते हैं। बैग आपके पास ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। वहीं आप उसमें बस आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो आप अपनी मेज पर, क्योंकि सेपरेट टेबल मिली हुई है, मेज मिली हुई है, कुर्सी, आप उस पर रखें। अपना पूरी तरीके से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बच्चों को बांटा हुआ है उसी फॉर्म में, जैसे आप लोग पहले से देख चुके होंगे कि 1 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर के 40, 40 से लेकर के 60, इस तरीके से 3 कैटेगरी सेट कर दी गई हैं और तीनों के लिए जो टीम है वो अलग अलग है, ठीक है, डीबी करने वाली। लेकिन जहाँ आपका तीनों के लिए वो बटे हुए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी बेंच और सीट भी अलग अलग है, ठीक। तो सब अपने अपने उसमें काम होता रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, बैठाने के बाद आपको 3 फॉर्म दिए जाते हैं। वही मुझे तो लगता है कि इतना कम भरना तो बहुत आसान काम है। यूपी ट्रिपल एस में तो बहुत सारा फॉर्म घर से भर करके लेके जाना पड़ा था, लेकिन यहाँ तो बस आप 3 फॉर्म भरेंगे, वो भी मोटी मोटी चीज़ भरनी है, कुछ भी उसमें आपको ज़्यादा नहीं करना है। एक अंडरटेकिंग मिलेगा फॉर्म, एक आपका दीवार वाला फॉर्म मिलेगा, एक और आपका शायद डिक्लेरेशन फॉर्म है। वो 3 फॉर्म मिल जाएंगे और भरना कोई ज़्यादा नहीं है, बस आपको नॉर्मली उस पर रहना है तैयार, ठीक है। वो आपको मिल जाएंगे, तीनों फॉर्म आपके पास हो जाएंगे। अटेंडेंस हो जाएगी आपकी, वहीं पर अटेंडेंस सीट होती है, वो करा ली जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक बच्चे कुछ कह रहे थे कि हमें पुराने एडमिट कार्ड्स चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। देखो भाई, वहाँ एडमिट कार्ड्स की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत डांट खाने से अच्छा है कि आप उसमें ले करके जाएं, ठीक है। वो जरूरी नहीं कि वही वाले हों, क्योंकि आपको वहाँ पर जब फॉर्म होता है वहाँ पर आपको CBT 1, CBT 2 और CBTST के समय जो आपकी पैराग्राफ रिटर्न कराया था वही आपको लिखाया जाता है। उसकी एक कॉपी मिलती है, वहीं से आपको उतारना होता है, लेकिन उसमें डेट और शिफ्ट लिखनी होती है, क्योंकि जिस पैराग्राफ पे भी आपको लिखना होता है उस पर डेट और शिफ्ट पड़ी हुई होगी। तो डेट वो और शिफ्ट आपको पता होनी चाहिए, यानी कि हमारा जैसे CBT 1 हुआ, इस डेट को हुआ और किस शिफ्ट में हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये इस तरीके से। तो उसी की वो कॉपी आपको निकाल करके दे देंगे और वहाँ से उतार करके आपको अपने पैराग्राफ्स उसमें कर देने हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ आपके उतार देंगे, तो भाई बस बात यही है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे पूछ लेते हैं जिसके पास वो नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ख़त्म, तो वो अंदाजे लगा करके पूछ लेते हैं और उसके बाद आपको निकाल करके तब आपका बता देते हैं दोबारा से, ठीक है। तो बेहतर यही है, क्योंकि PDF सभी के पास होती हैं, देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना लेके जाएं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रही डॉक्यूमेंट्स की बात, वो आपको पता ही है, हाई स्कूल और इंटर दोनों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और प्लस उसकी जो डिग्री है वो आप लेकर के जाएँ। UR कैटेगरी से हैं तो डोमिसाइल की भी कोई आवश्यकता है ही नहीं, वो तो आपको पता ही है।
तो आपके पास क्या क्या चीज़ें हो गई, आप यूआर कैटेगरी से हैं तो एक हाई स्कूल इंटर मार्कशीट और सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट और डिग्री और प्लस आपका आधार कार्ड की कॉपी। आधार कार्ड आप बिल्कुल लेकर के जाइएगा, वहाँ आधार कार्ड आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद की जो प्रोसेस हैं वो कुछ प्रोसेस चलती रहती हैं पैरेलल, ठीक है। जैसे पहला बच्चा है वो फॉर्म फिल हो जाएंगे, तो उसके बीच में ही जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको एक भेज दिया जाएगा दूसरे रूम में, जहाँ पर आपको सिलेक्ट, वही देखा होगा आपने फ़ोटो मेरे पास भी पड़ा था, वो यहाँ पर आपका पर्ची स्लिप होता है पूरा, यहाँ पे लगवा करके एक फ़ोटो खींच करके दे देंगे, ठीक है। ये काम चलता रहेगा, बच्चे फॉर्म भरते रहेंगे, अपना कोई दिक्कत नहीं है, आते रहेंगे बैठते रहेंगे। उसके बाद बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा, सारे लोग अपना बायोमेट्रिक करवाते रहेंगे लाइन से, और इधर अपना फॉर्म फिलिंग का काम चलता रहेगा। मतलब इतना समय मिल जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हम लगभग 1 से 1:30 बजे फ्री हुए थे, जबकि अगला बैच का टाइम 1 बजे है। आप खुद देख सकते हैं कि कितना प्रोसेस में मतलब समय मिल जाता है या कुछ। और उसके बाद आपकी चेकिंग होगी, आपका जो मिलान किया जाएगा, 3 डेस्क हैं, 3 बार आपकी चेकिंग होगी। पहला डेस्क पे आपके कागज़ जो लगे हुए होंगे वो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म था शुरुआत में उससे आपका मैच करते हैं, ठीक है। वो मैच हो जाने के बाद आपको फिर दूसरे टेबल पे जाना होता है, वहाँ आपको वो करने पड़ते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट से मैच करनी। कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है तो वहाँ पे चेक हो जाती हैं। फिर एक और तीसरी टेबल पे आपको जाना पड़ता है जहाँ पे क्रॉस चेकिंग होती है, यानी कि आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोबारा से चेक होते हैं, वही सब चीज़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो सब होने के बाद जब आपका काम हो जाता है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1-2 चीज़ें हैं, जैसे एक एनओसी वाली बात है, तो एनओसी के लिए देखो वहाँ पे समय अगर किसी के पास है तो ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं जा रही है तो वो समय दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत सुनने को भी मिल रहा है, वो एक अलग बात है, क्योंकि एक जो डिपार्टमेंट वाला था ग्रुप डी का व्यक्ति, तो उसको तो कोई ज़्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति और थे पुलिस वाला, तो उसको परेशान किया थोड़ा सा कि एनओसी आपको तैयार रखनी चाहिए थी जब पता है कि एग्ज़ाम है, इस तरीके से कुछ चीज़ें। और फिर टीम की भी बात थी, वो टीम दूसरी वाली टीम थी, वो सपोर्टिव थोड़ी मुझे कम लग रही थी अपनी टीम के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पर तो उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई वैसे तो 1 हफ्ते का टाइम है, लेकिन आप जितनी जल्दी सबमिट करा सकते हैं उतना करा दीजिएगा, ठीक है। तो एनओसी वाली बात ये है, यहाँ पर ये सब चीज़ हो गई। इसके बाद हम सीधे मेडिकल की बात करेंगे। तो जैसे ये काम आपका हो जाता है डीबी का, तो लास्ट में आपको जिसका निपटता जाता है उसके लिए उसको भेज दिया जाता है, ठीक। 24 रुपये की जो पर्ची है वो बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि 24 रुपये ही खुले, वो शुरुआत में चाहिए ताकि उनके पास भी दिक्कत ना हो। बाद में वो आपसे खुद ही कह देते हैं कि 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, वो अपने आप, क्योंकि बाद में उनको जमा कराने होते हैं, तो वो जमा कराने की वजह से फिर बाद में चिल्लर आपके हाथ में सौंपना शुरू कर देते हैं। इवन मुझसे खुद 50 रुपये का नोट लिया, बाद में मेरे पास था नहीं तो 100 का नोट दिया, और फिर वो उन्होंने लूज़ करके मुझे वापस कर दिए, अपने पास नोट कर लिया और सबमिट कर दिए। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भई अगर चाहे डीबी हो या मेडिकल हो, अगर आपका लास्ट में नंबर है तो बड़ा बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। बहुत सारी चीज़ों से आप परिचित हो जाते हैं, जो परेशानियाँ आती हैं वो शुरुआत में ही आती हैं, बाद में आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं रहती। वो पर्ची मिल गई है, उसमें आपको मिल जाएगा, वही पूरा प्रोसेस चल रहा है। जैसा आपको पता ही है कि अभी जो मॉर्निंग शिफ्ट का है, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में था तो 1 से लेकर 21 तक भेज दिया उन्होंने, शायद मुरादाबाद था, और 21 से लेकर के 40 तक ये हमारा लखनऊ और फिर झांसी, ठीक है। इस तरीके से वो बांटा गया था, वो आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी का नॉर्मल है, वो एक सही पैटर्न है। डीबी में जब आप पहुंचते हैं अगले दिन, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का है, लेकिन कोई काम नहीं करता जब तक इलाहाबाद से आपकी अटेंडेंस सीट नहीं आ जाती। तो अटेंडेंस सीट आने में कल काफ़ी समय लग गया था, 10:30 बजे करीब तक अटेंडेंस सीट आई, उसके बाद ही सारा काम हुआ। तो आप जब लखनऊ हॉस्पिटल में जाएंगे, डिविजनल हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर डार्क रूम है, डार्क रूम के मतलब आपका जो मेन काम होना है वो डार्क रूम में ही होना है। उसके बाहर चेयर्स पड़ी रहती हैं, आप वहाँ जा करके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से पूछें और बैठ जाएँ। फिर आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, वहाँ पर सबका वो बुला करके पूछ लेते हैं कि कौन कौन है, ये सब है, और वहाँ से आपको स्लिप अलर्ट होगी, ठीक है। तो पहले टेस्ट आपके वही हैं, एक तो उसमें 3 टेस्ट के लिए मिलती है वो स्लिप, 2 स्लिप मिलेंगी। एक स्लिप में जो यूरिन वाली टेस्ट है आपको पता ही है, तो उसमें आपके 2 टेस्ट होंगे, एक तो शुगर टेस्ट प्लस एल्बुमिन टेस्ट, ठीक है, पेट वाला ही। तो एल्बुमिन प्लस शुगर, उसके लिए एक स्लिप, और दूसरी स्लिप होती है आपकी एक्सरे के लिए, वो स्लिप आपको वहीं दे दी जाती है। और फिर जो डॉक्टर मेन होते हैं वो आपको ले जाते हैं कि अब पीछे पीछे चलिएगा, पेरेंट्स को वहीं पर रोक दिया जाता है।
पेरेंट्स अगर आपके हैं तो उनसे पहले कह दीजिएगा भाई वो अपनी व्यवस्था रखें, वहीं पर रुकना होता है उनको, वो पीछे पीछे नहीं जा सकते हैं, ठीक। तो जब तक काम निपटेगा आपको डॉक्टर के साथ ही रहना है। तो वो आपको ले जाएंगे वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग हॉल में, जहाँ पर आपको एक बार फिर अंगूठे वही वो तो सब होने ही है, आपके पता ही है, जगह जगह आपके अंगूठे लगेंगे, जगह जगह सिग्नेचर होंगे, उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वहाँ जाने के बाद आपको बॉटल्स अलॉट हो जाएंगी यूरिन टेस्ट के लिए, यूरिन कलेक्ट करने के लिए, गर्ल्स को अलग, बॉयज़ को अलग, ठीक। ये वो हो जाने के बाद वो आपका सबमिट हो जाएगा। जो लोग जिनका होता जाएगा उनको 5 बच्चे 6 बच्चे इस तरीके से उनको ले जा करके एक्सरे वेटिंग में पहुंचा देते हैं, उधर बैठा देते हैं। फिर वहाँ आपकी वो चढ़ा करके स्लिप उनका एक्सरे शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस काम में अब वो समय जितना भी लें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी, एक्सरे वगैरह वहाँ पे हो जाएगा। फिर एक्सरे से का काम निपटाने के बाद आपको दोबारा से डार्क रूम में आना है, डार्क रूम के बाहर मतलब, वहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे। इतने उधर रिपोर्ट तैयार होनी शुरू हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर आपका दूसरे टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे टेस्ट में क्या मतलब, आपको वहाँ पे कोई पर्ची वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको एडमिट कार्ड जो आपके पास रहेगा वही एडमिट कार्ड से काम चलाना है। एक एक करके नंबर आपको अंदर बुलाया जाएगा। मैं अपना जैसा हुआ वैसे बता रहा हूँ आपसे। एक बच्चा जैसे पहले ही गया हुआ है तो अगले बच्चे को पहले ही बुला लेते हैं ताकि उसको कपड़े निकालने में दिक्कत ना पड़े, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, जैसे एक बच्चा गया उसका प्रोसेस हो रहा है, अगला बच्चा आया वो इतने कपड़े निकाल रहा है, उसकी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। जब फिर उसका नंबर आया तो अगले वाले को बुला लिया, उसको कपड़े निकालने में, पहनने में, ठीक है। इस तरीके से चल रहा था। तो सबसे पहले अंदर गए, कपड़े निकाल दिए और अंडरवियर में आपको बैठा लेते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास बैठने के बाद ही वो भी रहते हैं, उसके बाद साथ 2-3 लोग और रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब उठते नहीं हैं, वो बाकी चेकिंग वही कर रहे हैं, दूसरे जो खड़े रहते हैं वो लोग। वहाँ पर बैठ करके आपको वही पढ़ाई जाएगी, एक बुक, ठीक है। तो सबसे छोटे वाले अक्षर सबसे पहले हिंदी में पढ़ना होता है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है। एक आंख बंद कर देंगे, एक से पढ़ाएंगे, फिर गत्ता सा लगा देते हैं ब्लैक वाला, फिर दूसरी आंख से लाइन पढ़ते रहेंगे, दूसरे पर लगा देंगे, इस तरीके से। तो अगर आपने वो पढ़ दिया तो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस का आपका वहीं पर रखी रहती है बुक, वो आपने पढ़ी होगी, अलग अलग कलर के उसमें पेज में रंग होते हैं वो डॉटेड, और उसमें संख्या छुपी होती हैं, वही आपको बतानी है कि इसमें कौन सी संख्या है। अगर आपने पढ़ दी फटाफट वो बुक तो आपकी कलर ब्लाइंडनेस में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आप पार कर जाएंगे। फिर डिजिटल सामने वो लगा रखा है सी कट वाला, तो सी का मुंह किधर को खुला हुआ है, क्या चीज़ें हैं, तो उसमें बदल बदल करके वो पूछते रहते हैं कि इसमें सी किधर को खुला हुआ है, किधर को नहीं खुला हुआ है, ठीक है। तो एक फिर वही सिस्टम, एक आंख बंद, एक से 2, मतलब वो दूर वाला और पास वाला दोनों चेक कर लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस आपकी चेक हो जाती है, ठीक है। ये काम हो जाता है। उसके बाद आपको फिर खड़ा कर देते हैं कि अपना जो अंडरवियर है वो भी नीचे कर दो, ठीक है। सारा काम अंडरवियर में होता है, पहले फिर वो भी अंडरवियर भी नीचे करवा के, बस नीचे करा, सामने से ऐसे ही देख लिया, कोई टचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऊपर करो। और फिर कह देते हैं डॉक्टर साहब की 2-4 दिन से उठा बैठक कराओ, तो वो कह देते हैं कि भैया उठो बैठो, तो 2-4 बार आपको दंड बैठक लगानी पड़ेंगी, हाथ सामने ऐसे करने पड़ेंगे, कलाइयाँ ऐसे बार बार खोल के दिखानी पड़ेंगी, ऐसे घुमा करके दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें 2-4 आपको करके दिखाना पड़ेगा। जब डॉक्टर साहब कह देंगे कि ओके पहन लो अपना, बस आप कपड़े पहनने शुरू कर देंगे, नेक्स्ट का नंबर आ जाएगा। इस तरीके से डार्क रूम के बाहर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये काम आपका डार्क रूम में हो जाता है। उसके बाद आपको फिर लेकर के जाते हैं वो ऊपर की तरफ, सब जिनका होता रहेगा वो ऊपर की तरफ जाते रहेंगे। और ऊपर आपका चेक होता है लेज़र सर्जरी, कि आँख में कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं है, तो मशीन से आपको रख देना होता है ऐसे गर्दन उसके ऊपर, और आँख खोलने के लिए पूरी खोल करके रखनी होती है, और वो डॉक्टर पूरा चेक करते रहते हैं। बस वो हो जाता है। उसके बाद सब लोग नीचे इकट्ठे हो जाते हैं दोबारा से डार्क रूम के बाहर। वहाँ पूरी वो दिखाने के बाद, बुलाने के बाद, वो जैसे भी वो आती हैं वो नाम घोषित कर देते हैं कि ये लोग घर जा सकते हैं, और जिन जिन लोगों को कल आना है वो नाम बता करके कि इन लोगों को कल आना है। हमारे बैच में 18 बच्चे थे प्रेजेंट, 2 एब्सेंट थे 20 बच्चों में से। तो उनमें से 6 बच्चों को रोका। 6 बच्चों में 5 के साथ सेम समस्या थी, चश्मे वाली, और एक को कलर ब्लाइंडनेस की समस्या थी, ठीक है। तो उन सभी को अगले दिन के लिए बुलाया गया। देखो थोड़ा स्ट्रिक्टली तो चेक हो ही रहा है भाई हर चीज़, वो कोई नॉर्मली ऐसे नहीं कि बस चलो चलो हो गया काम। जो नॉर्मल टेस्ट हैं वो तो नॉर्मली कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोसिल टेस्ट वो तैयार, बीच में बताना भूल गया मैं, बस अच्छा जब वो आप ऊपर नीचे कर रहे हैं आपका अंडरवियर, तो वो हाइड्रोसिल तो हो ही जा रहा है, तो वैसा कोई वो नॉर्मल कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक हो जाती हैं। उसके बाद वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो चश्मे वालों को तो भाई खास तौर से समस्या आ रही है, मैं चश्मे वालों के लिए बता दे रहा हूँ, वो वहाँ पे भी कह रहे हैं
कि अगर आपका चश्मा है तो चश्मा लेकर के जाएं और नंबर, चश्मे का नंबर, ठीक है। अगर वो नहीं है तो हाथों हाथ बनवाने के लिए भेज रहे हैं, बाद में आप परेशान हो तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही बनवा करके ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं वो सिर्फ नंबर बताने के कि चश्मे का नंबर क्या है। लेकिन जो भी है वहाँ पर वो तो सबको रोक रहे हैं, चाहे आपका 0.75 हो, 4, 4 हो, 3 हो, जो भी हो, ठीक है। तो जिसका भी चश्मा लगा हुआ था वो उन्हीं सबको रोक लिया था। कारण नहीं बताया गया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसका। आज जैसे भी होगा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो जुड़ ही रहे हैं, और जो नहीं है वो भी जुड़ जाएं हमारे दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर। तो ये हुई कंप्लीट प्रोसेस। फिर हम लोग घर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फाइनली जो लोग हो गए सेलेक्ट वो वेट करिएगा। अभी मैं एक वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट थे वहाँ पर जिनका अनावश्यक तौर से इधर से उधर चला गया, ठीक है, पता नहीं था। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाली बात काफ़ी बच्चे वहाँ पे कर रहे थे, तो उसके लिए ग्रुप बना लेंगे पहले से ही, ताकि बाद में एक दूसरे को क्रॉस करने में कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ मेरी सारी बातें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।